अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 9th केमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10, जो एक टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, उसके ऊपर मुश्तमिल होगा। एवरेज एटॉमिक मास किसे कहा जाता है? एवरेज एटॉमिक मास में यहाँ पर मैंने लिखा, इसका डिफिनीशन ये है कि द एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element. First of all, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये आइसोटोप्स किसे कहते हैं। ये आगे एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन शॉर्टली मैं आपको यहां पे बताऊं। आइसोटोप्स 2 वर्ड से आया है। आइसोस कहते हैं सेम को, टोपोस कहा जाता है प्लेस को कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे एटम्स एलिमेंट्स के लिए आते हैं। आइसोटोप्स क्या है? देखिए, हर एक एलिमेंट को जब हम उठाते हैं तो उसके 2-3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि एलिमेंट का जो सबसे छोटा जर्रा होता है वो एटम ही कहलाता है। अब ये जो एटम्स होते हैं ये एक जैसे नहीं होते। हर एलिमेंट में मौजूद जो छोटे जर्रे होते हैं जिसको एलिमेंट कहा जाता है, हर एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा अक़साम में मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। आइसोटोप्स हमारे पास वो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मैस नंबर डिफर होता है। जैसे कि एक क्लोरीन है जिसका वजन 35 है, दूसरा क्लोरीन जिसका वजन है वो 37 होता है। ये जो आइसोटोप्स है यानी कि एटम्स की किस्में, इसको कैसे मालूम किया जाता है और एवरेज एटॉमिक मास का आइसोटोप्स के साथ वो क्या रिलेशन होता है। हमारे पास यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये जो पूरे का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसको कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम किसी भी एलिमेंट का जो एग्जैक्ट, यानी कि इसमें हम 2 चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। एक तो ये है कि इसमें हम एग्जैक्ट मास को डिटरमिन करते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, और दूसरा ये है कि इसमें हम आइसोटोप्स की डिटरमिनेशन करते हैं, यानी कि एलिमेंट के अंदर जो छोटे जर्रे होते हैं जिसको एटम कहा जाता है, एटम की अक़साम कितनी है। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है, ए पोर्शन में हम किसी भी एलिमेंट को उठाते हैं वेपराइज स्टेट में, वेपर्स की हालत में ये फिर एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जितने भी गोल गोल चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सब क्या है, वो एटम्स हैं। एटम्स को हम एक सेकंड चैम्बर में ट्रांसफ़र करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, और इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए से एक क्या है हीटिंग कॉयल होता है। तो ये जो एटम्स है जब इस गर्म चीज़ से गुज़रती है तो एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन करूँ, ये एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जब कोई भी शुआ इसके ऊपर पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है। तो ये एटम इधर आयन में कन्वर्ट हो जाता है और ये इसका इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पर हम इस रॉड को कनेक्ट करते हैं किसी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और सीधा ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई है इससे पास हो जाती है। आगे से एक और चैम्बर आता है, C नंबर चैम्बर, जिसको कहा जाता है आयन एक्सेलरेटर चैम्बर जिसे कहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं तेज़ी के साथ। तो क्या करते हैं कि वो इस लेड सुराख से क्या हो जाते हैं, ये पास हो जाते हैं। कुछ यहाँ पर अटक जाती हैं, कुछ यहाँ से पास हो जाती हैं। फिर आगे ये जो D नंबर पोर्शन है, इसको मैग्नेटिक चैम्बर कहा जाता है। इसमें क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब पॉजिटिव आइंस वो इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो आपको तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हो जाती है। तो कुछ आइंस क्या होते हैं, यानी कि जो इसमें कुछ हैवी आइंस होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ वज़न में भारी होते हैं, कुछ वज़न में कम होते हैं।
तो क्या करते हैं, जो बारी चीज़ होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में आसानी रोटेट नहीं हो सकती, तो क्या होता है कि वो इधर दूर जाके गिर जाता है। मतलब इसमें कुछ आयन है वो इधर आ जाते हैं, कुछ आयंस इस तरफ आते हैं, कुछ आयंस जो है वो इधर आके गिर जाते हैं, ठीक है। तो नीचे एक प्लेट लगा होता है और इस प्लेट के ऊपर मतलब है मुख्तलिफ जगहों पे ये आयंस गिरते हैं। मतलब ये पॉजिटिव आयन इधर गिर गया, ये इधर गिर गया, ये इधर गया, तो यहाँ पर फिर इसकी वो वेट मेंशन करते हैं। मतलब है इसका वो जो वेट है, लेट्स सपोज अगर मैं 2 आयंस का वो क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक्टिविटी करूँ, तो क्लोरीन के अगर 2 आयंस यहाँ पर गिर रहे हैं तो फर्स्ट आयन जो है वो है वो 35 उसकी वेट आती है, और जो दूसरा है वो आता है 37 उसकी वेट आती है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, वो एटॉमिक वेट इधर बन जाता है। और फिर इसकी जो है एबंडेंस ज़ाहिर होती है। मतलब ये है कि ये एक ग्राफ है, कुछ आयंस यहाँ पर गिरते हैं तो इसकी ग्राफ इस तरह वो बढ़ जाती है, परसेंटेज बढ़ती है कि ये कितना परसेंट वो नेचर में क्या है वो अवेलेबल है। कुछ एटम्स ऐसा, आयंस ऐसा होता है उसकी ग्राफ कुछ इस तरह बढ़ जाती है, तो इसको कहा जाता है नेचुरल एबंडेंस, यानी कि नेचर में इसकी परसेंटेज क्या है। जैसे कि मैंने 2 एलिमेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट किया, 2 एटम सेलेक्ट किए हैं, एक है क्लोरीन 35 है, दूसरा क्लोरीन 37 है। लेकिन ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये आपकी लेवल का फिलहाल नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये मालूमात होनी चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम आइसोटोप्स की डिटर्मिनेशन करते हैं कि किसी एलिमेंट के अंदर कितनी टाइप्स के एटम्स होते हैं, और एग्जैक्ट मास किसी एलिमेंट का वो हम सेलेक्ट करवाते हैं इस क्या है टेक्निक के ज़रिए से। तो ये आपकी लेवल का नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब आयंस इधर गिरते हैं तो आयंस के बाद फिर क्या होता है, हमें डिटेक्ट हो जाता है कि आयंस यहाँ पर कितने आए हैं, उसकी परसेंटेज क्या है, और उसका जो वेट बनता है इस प्लेट के ऊपर, आयन कलेक्टर के ऊपर, वो क्या है। फिर उसकी जो सिग्नल होती है एम्पलीफायर के थ्रू हम भेज देते हैं, फिर कंप्यूटर से उसका वो नक्शा निकालते हैं, तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर कितने आयंस गिरे हैं और उसका वेट यहाँ पर क्या बना है, और फिर उन आयंस की परसेंटेज क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से ही डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास क्या है, मतलब है अगर एक एटम है मतलब एक पॉजिटिव आयन है वो अगर इधर गिरा है तो उसने एक वेट बनाई है 35 बनाई है, दूसरा जो आयन है उसने 37 बनाई है, तीसरा है उसने अगर 36 बनाई है, तो इन तीनों का हम क्या निकालते हैं, उसका हम वो एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एवरेज एटॉमिक मास से क्या मुराद है, एवरेज एटॉमिक मास से मुराद है इट इज़ द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, वेटेड एवरेज। इससे मुराद ये है कि सम ऑफ दी मैसेज, ठीक हो गया, मैसेज ऑफ दी आइसोटोप्स, यानी कि जो आइसोटोप्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स को कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जिस तरह के टाइप्स ऑफ एटम्स गिरते हैं तो उसका जो मैस होता है उसका सम निकालना। तो वेटेड से क्या मुराद है कि आपने सम निकालना है, यहाँ पर गिरे हुए जो एटम्स होते हैं तो उसका आपने सम निकालना है। तो वेटेड एवरेज से मुराद ये है कि जब आप सम निकालेंगे तो जितने नंबर आपने उठाए हैं, जमा किए हैं, उसको उतने नंबर पे आप लोग डिवाइड करते हैं, और फिर आपने क्या करना है, एटॉमिक मास नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो जो एवरेज बन जाता है उस एवरेज को कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास को हासिल करने के लिए एक फार्मूला यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये वाला है, ये सिंपल फार्मूला है, स्टार्ट होता है यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइडेड बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है तो मैंने ये पोर्शन इधर लिखा, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइडेड बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, एक जैसा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर क्या करते हैं, एक 100 को उठाते हैं, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइडेड बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस और डिवाइडेड बाय 100। तो इस फार्मूले के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट का
जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो हम मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने एक सेकंड फार्मूला भी यहां पर मेंशन किया, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो हमारे पास क्या है, ये परसेंटेजेस तो मैंने ऑलरेडी यहां पर मेंशन की है। ये एक सेकंड फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू जब हम आएंगे, ये एफ से मुराद ये है, ये बात नोट करें, एफ से मुराद ये है फ्रैक्शन, ठीक हो गया, फ्रैक्शन। लेकिन किस चीज का फ्रैक्शन, इसमें आप लोगों ने मेंशन करना है। फ्रैक्शन में हम उठाते हैं परसेंटेज एबंडेंस, ठीक हो गया। आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, परसेंटेज एबंडेंस और डिवाइडेड बाय 100। इसको जब आप 100 पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो चीज आती है उसको एफ कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। फिर आपने, और एम से क्या मुराद है, एम से मुराद ये है एटॉमिक मास है, या उसका जो मास नंबर हम लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये है एटॉमिक मास होता है, किस चीज का, आइसोटोप का। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह भी बनता है कि एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइडेड बाय इट्स मास, ठीक हो गया, एटॉमिक मास प्लस फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, ठीक हो गया। और इस तरह प्लस करके आप इसका बड़ा नंबर भी हासिल कर सकते हैं अनलिमिटेड तादाद में। और आपने इसमें फिर 100 का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि ये फिर शॉर्टकट का क्या है, वो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल दी है, वो है कि क्लोरीन जो एक एटम है, हमने क्लोरीन एलिमेंट का सिर्फ एक ही एटम को सिलेक्ट करना है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 35.5 है। ये बात भी आप लोगों ने नोट करनी है कि पीरियोडिक टेबल में मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको बहुत ही कम होल नंबर में मिलते हैं। मतलब है कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको फ्रैक्शन या फिर डेसिमल की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, यानी कि सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो हम मेंशन करते हैं 22.98 AMU हम मेंशन करते हैं, ठीक है, AMU। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि AMU से मुराद क्या है, किसी एक एटम का वजन। अगर यहां पर मैंने ग्राम लिख दिया तो ग्राम से मुराद होगा किसी एक मोल का वजन होगा, ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें, मैं लिथियम उठाता हूं तो लिथियम का जो वजन है वो है 6.9 AMU आता है, ठीक है। इसी तरह आप देखें, सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं जो कि होल नंबर में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का आता है 14.00 AMU है, ठीक हो गया। इस तरह आप देखें, कार्बन है जिसका आता है 12.00 AMU आता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। इस तरह आप देखें, जो हम जिक्र करते हैं ऑक्सीजन का, तो वो भी 15.98 समथिंग उसका वो एटॉमिक मास आता है। तो वो असल में क्या है, वो है एवरेज एटॉमिक मास है, या फिर उसको कहा जाता है एटॉमिक मास। तो क्लोरीन के लिए अगर हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, जैसे 35.5 है, ये कहाँ से आया है, तो आप यहाँ पर फार्मूला लिखें। फार्मूला आपके पास क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला क्या लिखा था, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास है 35 है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंट एबंडेंस, ये नेचर में 75% है, डिवाइडेड बाय आप करें 100 करें, ठीक होगी। ये एक फार्मूला है। सेकंड एटॉमिक मास क्या है सेकंड आइसोटोप का, वो है 37 आता है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंट एबंडेंस से 25 और डिवाइड बाय 100 आप करें। इन दोनों को कंबाइन करें, क्या हम इस तरह भी ले सकते हैं 100, तो ये आ गया 35 और मल्टीप्लाइड बाय 75 और प्लस 37 और मल्टीप्लाइड बाय 25 है। तो इससे आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या होगा, इससे जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर होगा, 35.5 होगा। तो हम किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम इस फार्मूले के थ्रू निकालते हैं। अगर आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं तो आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उठाएं
फ्रैक्शन मैंने यहाँ पर जिक्र किया परसेंटेज अबंडेंस है, तो आप देखें यहाँ पर इसकी परसेंटेज 75 है, तो 75 को आप पहले 100 पे डिवाइड करें, इससे जो आप लेट सपोज x आ गया, तो फिर आपने क्या करना है, x को आपने मल्टीप्लाई करना है, इसका फर्स्ट आइसोटोप का क्या है, मास से 35 है, उससे मल्टीप्लाई करें, इससे जो चीज़ आएगी और फिर उसके बाद है प्लस आप लगाएं, ठीक है, और फिर सेकंड का आप निकालें, तो उन दोनों को जब आप जमा करेंगे आपके पास वो 35 पॉइंट क्या है वो 5 AMU, ये एक क्लोरीन एटम का क्या गया, वो एवरेज एटॉमिक मास या फिर इसको कहा जाता है एटॉमिक मास इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास है आज के लिए ये एक टॉपिक है। तो नेक्स्ट पेज पे भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं नियॉन के, तो नियॉन के लिए भी बहुत सिंपल है, वो आप खुद भी करवा सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट का फार्मूला है। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको क्या है कि वो बासानी समझ आया होगा, और अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप नंबर हम देते हैं, उस पर पूछ सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।